तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की इस वीडियो में आपको सीटेट पेपर 1 की जो है ईवीएस की जो है पीवाईक्यू कराने वाला हूं। संपूर्ण व्याख्या जो है हम जो है होने वाली है। देखो भाई, मैं जो है टॉपिक वाइज जो है आपको जो है पीवाईक्यू कराऊंगा। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि अगर आप मेरी क्लासेस लेते हो, मैंने सीडीपी की संपूर्ण क्लासेस बना रखी है। उसके बाद मैं ईवीएस की जो है मैं ये सीरीज चालू कर रहा हूँ, पीवाईक्यू सीरीज चालू क्या कर रहा हूँ। अब तो मतलब समापन की ओर है, इसके बाद तो हम समाप्त कर देंगे इसको, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर मूव करेंगे। तो ये जो हमारी वीडियो है पार्ट 11 वीडियो, इससे पहले 10 वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं। उसमें आज जो हम बात करेंगे हम कंटेंट की, यानी कि आप सभी को मालूम है कि आपके जो है ईवीएस के अंदर 15 नंबर के कंटेंट वाले क्वेश्चन और 15 नंबर के पेडागोजी वाले क्वेश्चन, यानी कि जो कंटेंट वाले क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े तो जो है मैं आपके लिए जो कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन जो है मैं आपके जो है प्रीवियस ईयर से उठा के लाया जो मोस्ट रिपीटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जोहर, ये जो जोहर है ना, ये यूं समझ लो कि मैंने जो है एनालिसिस किया है ना, तो 2 से 3 बार ये जो है आपका जो ये टॉपिक जो है आया है और सेम क्वेश्चन पूछता है ये। अगर आपको जो है इसका अगर कंटेंट मालूम है तो 1 नंबर आपके कंफर्म हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जोहर के बारे में बता देता हूँ, जोहर होता क्या है। उसके बाद इस जोहर से संबंधित कुछ कैसे भी उल्टा सीधा बनाएगा ना सीटेट, जो सीबीएसई जो सीटेट का जो पेपर है, तो आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए भाई देख लेते जोहर के बारे में। जोहर एक प्रकार का जो है तालाब, या आप इसको जलाशय भी बोल सकते हो, एक प्रकार की जो है तालाब या जलाशय आप इसको बोल सकते हो, जो वर्षा का जो जल होता है ना, उसको इकट्ठा करने के लिए जो है बनाया जाता है। कैसे एरियाज में, जो सूखे एरियाज होते हैं। यह जल संचय की एक पारंपरिक विधि है जो राजस्थान जैसे सूक्ष्म क्षेत्रों में जो है उपयोगी होती है। आप खुद बताओ, राजस्थान में जो है बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ बारिश भी बहुत कम होती है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। तो वहाँ पे जो पहले के टाइम में क्या करते थे, खैर आज के टाइम में तो ये सब उतना मतलब नहीं है अस्तित्व में, लेकिन आज भी कई सारे जगहों पे जो भी राजस्थान वाले बच्चे हैं वो मुझे बताएंगे कि कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज भी जो है जोहर हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपको पता चलिए जोहर क्या होता है। एक वर्षा जल संग्रह की जो है एक प्रणाली है, पारंपरिक विधि है। इसके माध्यम से जो हम क्या करते हैं, जो राजस्थान के जो लोग होते हैं वो जो वर्षा का जो जल होता है उसको इकट्ठा करते हैं और फिर बाद में जो उसको प्रयोग में लाते हैं। समझ गए? चलो भाई, और भी देख लेते हैं। इससे अंडरग्राउंड भूजल में जो है सुधार होता है। नॉर्मल सी बात है, वर्षा का जो जल जो है संग्रह कर रहे हैं, तो वो जो जहाँ पे हम संग्रह कर रहे हैं तो वो क्या है, पानी ऑटोमेटिक नीचे जो भूजल जो है उसका जो स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें सुधार होगा। उसके बाद जोहर को हम क्या बोलते हैं, पोखर या पर्कुलेशन पोंड भी जो हम इसको जो है कहते हैं। इसको इंग्लिश में ही याद रखना। और पोखर जो देहात के बच्चे होते हैं उनको मालूम होगा पोखर क्या होता है। जस्ट लाइक तालाब ही आप उसको भी जो है बोल सकते हो, पोखर को। ठीक है, उसके बाद 3000 से अधिक जोहर जो हमें राजस्थान के गांव में जो है फैले हुए दिखे हैं। और राजस्थान के सिर्फ और सिर्फ अलवर जिले में हमें 650 से अधिक जोहर जो हमें देखने को मिले हैं। तो ये जो है आपका पूरा जोहर के बारे में संपूर्ण था। यानी कि अगर सीबीएसई ने जोहर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनाया तो इन्हीं पॉइंट से जो है आपके जो है वो जो है ऑप्शन देगा, और इन्हीं में से अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद होंगे तो आप इजीली जो है टिक कर पाओगे। चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन इन्होंने जो है पूछा था। जोहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। यानी कि 4 कथन दे रखे हैं इन्होंने, उनमें से कोई एक कथन सही है, 3 कथन गलत है। और ध्यान रखना, जो कथन मैंने पीछे बताए उन्हीं कथन में से इन्होंने दिया होगा। ये चीज अभी आपको जो है प्रूफ भी हो जाएगा आपको। पहला है, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचय प्रणाली है। अभी मैंने पीछे क्या बताया था, ये देखो, एक सेकंड मैं आपको जो है दिखाता हूँ, कहाँ गया, बिल्कुल सेम पॉइंट मैंने आपको जो है दिखाया यहाँ पे। यह जो है वर्षा जल को इकट्ठा करने का जो है एक संचय की एक पारंपरिक विधि है कि नहीं बताओ, एक विधि है, आप सभी को मालूम है। उसके बाद है, तो इसका फर्स्ट ही आंसर सही है। और भी देख लेते हैं, पानी को अशुद्धियों से, क्या मैंने अभी आपको पीछे बताया, नहीं तो काट दो। यह आसपास के कुओं की जमीन, बताए पीछे, नहीं काट दो। नदियों के पानी को इकट्ठा करता है, नहीं काट दो। ये वर्षा के पानी को इकट्ठा करता है। समझ गए? तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ठीक है, समझ गए कैसे मतलब जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो जो मैं टॉपिक आपको करा दूं ना, उसके नोट्स बना लिया करो, या जो हम अपने टेलीग्राम पे भी पीडीएफ वगैरह जो है सारे अपलोड करा देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ नोट्स बनाओ, पीडीएफ के भरोसे मत रहो, नोट्स बनाओ तो वो बेटर रहेगा। इंग्लिश में इट इज कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये इसका जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रश्नों के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चन। कई सारे क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उनसे भी जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पहला है
अभिसारी प्रश्न यानी कि कन्वर्जन क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि यह ऐसा प्रश्न होता है जिनका उत्तर जो है सीमित होता है। यानी कि भारत की राजधानी क्या है, तो इसका सटीक उत्तर आपको मालूम है। भारत की राजधानी क्या है, बताओ आप। भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है, सबको मालूम है। इसका सटीक आंसर, इसमें कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो कि नहीं नहीं भाई नई दिल्ली के साथ में हम उसको जो है थोड़ा फूल वूल से और 2-4 शब्द को और जोड़ दें। किसी ने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, सीधा बता दिए कि भाई आपका क्या नाम है, जो भी XYZ आपका नाम है आपने बता दिया। किसी ने पूछा कि आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सीधा बोल दोगे कि हम जो है सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बात खत्म। तो ऐसे प्रश्न जो है वो अभिसारी प्रश्न यानी कि कन्वर्जन क्वेश्चंस होते हैं, समझ गए। उसके बाद होता है विश्लेषणात्मक प्रश्न यानी कि एनालिटिकल क्वेश्चन। ध्यान रखना इनके जो ये नाम है ना, इन नाम से ही जो है ये आपको जो है समझ में आ जाएगा। ऐसे प्रश्न जो किसी विषय, स्थिति या समस्या का जो है विश्लेषण करने की मांग करता हो। यानी कि कोई भी, किसी ने भी आपसे कुछ प्रश्न पूछा तो आप उसमें अपनी समस्या, उसमें आप क्या करोगे, आप जो है समस्या का जो है विश्लेषण करोगे। हाँ भाई ये चीज़ें क्या चीज़ है, नहीं चीज़ है, उसमें आप जो अपना दिमाग का प्रयोग करोगे, विश्लेषण करोगे। उदाहरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण और प्रभावों का जो है विश्लेषण कीजिए। आप सभी को मालूम है ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर कोई भी ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है तो आप जो है तुरंत उसमें जो है क्या करोगे, अपना दिमाग लगाने जो है शुरू कर दोगे, तर्क विचार जो है करना शुरू कर दोगे। तो वो जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न एनालिटिकल क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। तीसरा है काल्पनिक प्रश्न। इसमें बहुत विवाद है, लेकिन ये जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर इस चीज को अगर दिमाग में रखोगे ना तो आप काल्पनिक प्रश्न जो है कभी नहीं भूल पाओगे। तो देखते हैं भाई काल्पनिक प्रश्न क्या होता है। देखो भाई, ऐसे प्रश्न जो किसी कल्पना आधारित स्थिति पे आधारित हो और बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा दे, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक। यानी कि इनका जो है वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका हमारी वास्तविकता से, वो एक्चुअल में अवेलेबल नहीं होते और उस प्रकार के हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि अगर मैं पक्षी होता, क्या इंसान कभी पक्षी हो सकता है, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, तो क्या करता। ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य होता है, इसका जो उद्देश्य होता है बच्चे की जो कल्पना शक्ति होती है, इमेजिनरी जो पावर होती है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को जो है क्या करना है, प्रोत्साहित करना जो है हमारा काम होता है एक शिक्षक के रूप में। समझ गए। ध्यान रखना काल्पनिक प्रश्न जो होते हैं उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। यानी कि जो बातें आपसे पूछी जा रही है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और ना ही वो पॉसिबल है। जैसे कि कोई इंसान पक्षी कैसे हो सकता है, बताओ। ये सारी चीजें क्या है, कल्पना में ही पॉसिबल है। उसके बाद है तथ्यात्मक प्रश्न यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन, जो फैक्ट आधारित हो। यानी कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो उसके फैक्ट हो। ऐसे प्रश्न जो केवल तथ्यात्मक जानकारी पे आधारित होते हैं, जैसे कि सूर्य पूर्व से निकलता है या पश्चिम से। सभी को मालूम है भाई, ये प्रूवन है, जो सूर्य है कहाँ से निकलता है, पूर्व से निकलता है। जानकारी की जो है पुष्टि की जाती है वैज्ञानिकों के द्वारा और उसके जो है प्रमाण हमारे पास होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। तो मैंने आपको चारों प्रश्न के प्रकार बता दिए। चलो इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं, यानी कि क्यों कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इस तरह का जो प्रश्न है वो किस प्रकार का जो है प्रश्न है, ये आप मुझे बताओगे। क्या अभिसारी प्रश्न है कि बच्चे को जो है एक ही जो है पॉइंट में जवाब दे देगा, एक पॉइंट में तो जवाब नहीं देगा बच्चा, इसमें तो काफी मतलब बोलेगा ना बच्चा। क्या विश्लेषणात्मक प्रश्न है, तो जी हाँ ये विश्लेषणात्मक प्रश्न है कि मैडम ने जो है पूछा कि भाई बताओ कि हम जो ऊनी वाले जो वस्त्र पहनते हैं सर्दियों में, उसमें हमें कंफर्टेबल क्यों महसूस होता है, हम क्यों सहज महसूस करते हैं। तो बच्चा अपने बुद्धि का प्रयोग करने लगेगा। तो ये जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न है। यहाँ पे कल्पना की तो कोई बात नहीं की गई है, ना तथ्य की बात की गई है। ठीक है, समझ गए। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा NCERT की EVS पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वाहिदा प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर्स के रूप में जो है उनके अनुभव का वर्णन किया गया है। यानी कि जो NCERT के द्वारा जो है ईवीएस की पुस्तक अगर आपने पढ़ी होगी, तीसरी से 5वीं की जो पुस्तक है, उसमें आपको जो है वर्णन मिला होगा वाहिदा प्रिज्म और किसका जो है वाहिदा प्रिज्म और नौसेना के डॉक्टर का आपको जो है वर्णन मिला होगा। इससे शामिल करने का क्या कारण है, यानी कि इनको शामिल करने का क्या कारण है, यानी कि इन दोनों चैप्टर्स में वाहिदा प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर को जो है शामिल करने का, जो चैप्टर छोटे क्लासेस में शामिल करने का क्या रीजन है, ये आपको बताना है। तो बताओ भाई। तो इनके पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो वाहिदा प्रिज्म है और जो नौसेना में जो डॉक्टर, जो फीमेल डॉक्टर को जो उसमें जो शामिल किया गया है चैप्टर्स में,
इस चीज से हमें क्या चीजें देखने को मिलती है कि भाई जो महिलाएं है ना वो भी जो है ना मतलब हम कहते हैं ना कि महिलाएं जो है कोई मतलब जो है मतलब लीड करने वाला काम नहीं कर सकती है, महिलाएं तो मतलब बैकएंड वाले काम कर सकती है सिर्फ, या महिलाएं जो है सिर्फ जो हल्के टीचिंग के ही सिर्फ काम कर सकती है, या फिर लोको पायलट वाले काम नहीं कर सकती, जहाज नहीं उड़ा सकती है, ट्रेन नहीं चला सकती है। लेकिन ये जो चैप्टर है ना जिसमें जो परेड को जो मतलब जो महिला जो डॉक्टर है वो क्या कर रही है, नौसेना में जो है कमांड कर रही है, तो समझे। तो ये किस चीज को जो है चुनौती देता है, तो उनका जो अनुभव है लैंगिक रूढ़ियों, जो हमारी लैंगिक रूढ़ी बनी हुई है किसी भी एक लिंग को किसी भी एक लिंग के प्रति, कि ये जो लिंग है ये जैसे लड़के तो नहीं रो सकते हैं, यदि अगर लड़के रो गए तो समाज में उसकी हंसी हो जाएगी और बोलेंगे कि भाई लड़की की तरह रो रहा है, क्या लोग सोचेंगे। और जो यदि लड़की ने अगर बुलेट चला लिया तो सब देख के ऐसे भौचक्का हो जाएंगे, क्या कर रही है, ये पागल तो नहीं हो गई है, इसको बोल दे भाई स्कूटी चलाए। तो ये जो लैंगिक रूढ़िवादी है ना हमारे जो समाज में, उनको चुनौती देती है चैप्टर, बिल्कुल बिल्कुल चुनौती देती है। उसके बाद है उसकी कहानी सशक्त बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है, यानी कि वो जो है एक सशक्त बल में जो है चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम कर रही है, और वहां पे जो परेड हो रहे हैं उनको भी जो है क्या कर रही है, संचालन कर रही है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि एक से ज्यादा इसमें जो है आंसर है, ए भी सही है, बी भी सही है। उसके बाद है यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, नहीं जी, वाहिदा प्रिज्म नाम है, ये 7 रंगों को, प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, लेकिन इस चैप्टर में इस 7 रंगों की बात नहीं की गई है। और लास्ट है उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उससे निपटने का जो है तरीके को समझाना है, यानी कि कोई भी कठिनाई अगर किसी के सामने आ रही है तो उस तरीके से किस तरीके से निपटना है, ये चैप्टर हमें वो चीज भी बताता है। तो ये डी भी सही है, तो इसका जो है बी डी ए यानी कि ए बी डी इसका जो है करेक्ट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, समझ गए। इसका हमारा जो है फर्स्ट सही है, जेंडर स्टीरियोटाइप को जो है चैलेंज करता है कि महिलाएं हर काम कर सकती है, ऐसा नहीं कि महिलाएं सिर्फ टीचिंग का ही काम कर सकती है, और भी काम कर सकती है। उसके बाद है ये भी सही है कि भाई मेडिकल ऑफिसर के रूप में जो है वो काम कर रही है और अपनी लाइफ की एक झलक दिखा रही है। उसके बाद प्रिज्म रिफ्लेक्ट, ये तो गलत है। और ये लास्ट है डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हर एंड हिज टैकलिंग देम, किस तरीके से वो जो है डिफिकल्टीज को टैकलिंग करती है, वो सारी चीजें इसमें चैप्टर में बताया गया है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देश जो है देता है। खून की जांच से जो है कैसे पता चलेगा कि भाई जो है उस पेशेंट को जो है मलेरिया हुआ है, तो ये आपको जो है बताना है। जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी ना उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। क्या हीमोग्लोबिन के पता चलने से हमको पता चल जाएगा कि मलेरिया कितनी है, मलेरिया है कि नहीं है? नहीं पता चलेगा भाई, ये तो बच्चे को पता है कि हीमोग्लोबिन से जो है हमें मलेरिया का नहीं पता चलेगा। उसके बाद है उसमें उपस्थित लौह तत्व यानी कि आयरन की मात्रा से, आयरन की मात्रा और मलेरिया का क्या संबंध है, ये भी गलत हो गया। उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है मादा मच्छर के जो है उसमें अंडे होंगे खून में तो उससे पता चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें उपस्थित जीवाणु का पता चलेगा, यानी कि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं मलेरिया से संबंधित जो कि डॉक्टर्स वगैरह को जो खून वगैरह की जांच करते हैं ना उनको मालूम होते हैं, तो उन चीजों से जो है डॉक्टर्स को पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे को जो है मलेरिया है कि नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। मुझे पता है काफी बच्चे इसको भी लगाएंगे, लेकिन भाई अंडे की उपस्थिति से नहीं पता चलेगा, जीवाणु से ही पता चलेगा। चेक फॉर माइक्रोब्स इन ब्लड, यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा पांचवा है और इसका मैप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, और ये मैं बार बार आपको कहता हूँ कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना काफी जो है पूछे जा रहे हैं, और जितने भी मैंने अभी तक में सीरीज मैंने आपको कराए हैं ना उनमें काफी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये मैप से संबंधित, मैप को आपको आंतरिक और बाह्य मैप की जो सीमा रेखा है उन सभी के बारे में तो बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, टेंशन मत लो, मैं भी अच्छे से कराऊंगा आपको। हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य यानी कि हरियाणा से जो लगे हुए जो राज्य होते हैं वो आपको बताने हैं कि हरियाणा के बॉर्डर से कौन कौन से राज्य टच हो रहे हैं, ये आपको बताना है। पहला है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो यही इसका करेक्ट आंसर। कैसे करेक्ट आंसर है, चलो मैप के माध्यम से हम देखते हैं। देखो भाई ये हमारा है हरियाणा, दिल्ली ये छोटा सा ऐसे यू बन रहा है, दिल्ली है और ये हरियाणा है। हरियाणा से क्या क्या टच हो रहा है हमारा, देखो भाई हरियाणा से पंजाब टच हो रहा है हमारा, और हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हमारा यूपी भी टच हो रहा है, राजस्थान भी टच हो रहा है,
और देखा जाए तो उत्तराखंड भी टच हो रहा है, लेकिन हमें ऑप्शन में 3 ही चीज़ दे रखा है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो हमें यही लगाना है। बाकी ऑप्शन कैसे नहीं है, मध्य प्रदेश भाई वो बीच में है, नहीं होगा, पंजाब नहीं हो रहा है, और बिहार तो बिल्कुल अलग हो गया है। देखो बिहार यहाँ पे है और मध्य प्रदेश यहाँ पे है और ठीक है, और जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, तो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। अब चिड़ियों और उनके घोंसलों के बारे में हम जान लेते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 1 नंबर का सवाल आपसे जरूर बनेगा, और इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। कुछ चिड़ियों के बारे में और उनके घोंसलों के बारे में बताऊंगा मैं आपको, तो नोट्स भी बनाते रहना भाई, मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका काम नहीं चलने वाला, इस चीज़ को आप नोट करके रख लो। एक होती है हमारी बयां चिड़िया, जिसको हम जुलाहा चिड़िया या वीवर बर्ड भी कहते हैं। ये क्या होता है कि ये जो बयां चिड़िया होती है ना, ये बहुत सुंदर और बारीकी से जो है अपना क्या करती है, घोंसले को बुनती है, यानी कि जो जिसमें जो अंडे देती है ना, ये जो है मेल बयां चिड़िया, सिर्फ मेल, नॉट फीमेल। फीमेल सिर्फ अंडा देगी। जो मेल बयां चिड़िया है वो सुंदर सुंदर से जो है कई सारे घोंसले बनाती है। उसके बाद वह कई घोंसले बनाता है, और मादा चिड़िया यानी कि जो फीमेल होती है, जो यानी कि जो उसकी पार्टनर होती है, वो क्या करती है, उन्हीं में से जो सबसे सुंदर और मजबूत घोंसला को जो है वो चुनती है, डिसाइड करती है कि भाई मुझे जो है इसमें जो है अंडे को देना है, और फिर जाके उस घोंसले में जो है जाके जो है वो अंडे देती है। क्या आपको समझ में आया कि जो वीवर बर्ड होता है ना, वीवर बर्ड में जो मेल बर्ड होता है वो क्या करता है, घोंसले बनाने का काम करता है, और वो काफ़ी सारे घोंसले बनाता है, कम से कम मतलब 4-5 घोंसले बनाता है, सुंदर सुंदर मजबूत टिकाऊ। और जो फीमेल बर्ड होती है ना, जो उसकी पार्टनर होती है, मेल की पार्टनर होती है, वो क्या करती है, वो आती है और वो डिसाइड करती है, देखती है कि भाई मेरे को किस में जो है मतलब जो है अंडा देना है। उसको जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है तो उसमें जो है वो जाके अंडा देती है। वाह जी वाह, बढ़िया है भैया। उसके बाद है टेलर बर्ड, यानी कि दर्जन चिड़िया। ये क्या करती है कि पत्तों को जो है सिल के उसमें जो है अपना घोंसला बनाती है, और अपनी चोंच जो है, इनकी जो चोंच होती है वो सुई जैसी होती है, तभी तो ये पत्तों को सिलती है ना, जिससे वह पत्तियों को जो है छेद कर सिलती है, और उसी से जो है अपना घोंसला बनाती है, और उसी में जो है अंडे देती है। तो ये आपका हो गया टेलर, नाम से भी याद रखो ना, टेलर, सिलने का ये तो काम होता है ना टेलर का, दर्जी का। उसके बाद नेक्स्ट है सन बर्ड, इसको हम शकर खोड़ा भी बोलते हैं। एक छोटी और रंग बिरंगी जो है बहुत फुर्तीली चिड़िया होती है, कभी उड़ के यहाँ जाएगी, कभी उड़ के वहां जाएगी, बहुत ज्यादा फुर्तीली चिड़िया होती है, जो फूलों का जो है रस पीती है, और बोरी नुमा थैला जैसा जो है ये घोंसला बनाती है, जो कि टहनियों से लटकता रहता है। यानी कि जो इसका जो ये जो अपना जो घोंसला बनाती है ना, वो पेड़ के टहनियों पे बनाती है। ठीक है। इंडियन रॉबिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है अपने अंडे कहाँ देती है, रोड के किनारे, पत्थरों के बीच में, और पेड़ के सबसे ऊपर टहनी वाले भाग में देती है। ठीक है। और झाड़ियों या पेड़ों के नीचे की डालियों पे भी जो है ये कभी कभार अंडे देती है, और दीवारों के दरार व पुराने भवनों की खिड़कियों में भी अंडे देती है। वैसे ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि जो ये रोड के किनारे पत्थरों के बीच में अंडे देती है, और पेड़ के सबसे ऊपर टहनी वाले भाग में जो है अंडे देती है। कौन? ये इंडियन रॉबिन। इसका हिंदी में भी नाम यही है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी आपको यही नाम याद रखना है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए कौन से पक्षी कहाँ अंडे देती है, कैसे अंडे देती है। चलो भाई, इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। छठा क्वेश्चन हमारा, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, यानी कि वो सुंदर सुंदर जो नर पक्षी होते हैं वो घोंसले बनाते हैं, और उनकी जो फीमेल जो पार्टनर होती है, यानी कि मादा पक्षी होती है, उन सभी घोंसलों को देखती है, डिसाइड करती है, उनमें से जो उसको सबसे अच्छा लगता है उसी में जो है वो जाके अपना क्या करती है, अंडा देती है। तो वो कौन सी पक्षी है, वो कौन सी बदतमीज पक्षी है, उस बदतमीज पक्षी का आपको नाम बताना है। तो उस बदतमीज और धोखेबाज पक्षी का नाम है हमारा, क्या नाम है बताओ भाई? उसका नाम है हमारा वीवर बर्ड। तो समझ गए। बाकी शकर खोड़ा के बारे में बता दिया आपको, दर्जन चिड़िया, कलचिड़ी वगैरह सब कुछ बता दिया मैंने आपको। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस तरीके से जब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ना, उससे जो ना हमारा एक एक टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। समझ गए। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम। उसके बाद हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको कथन दे रखे हैं, 2 कथन दे रखे हैं। इन कथनों के बारे में आपको जो है बताना है कि क्या ये दोनों सही है या गलत है, या दोनों का क्या कुछ है आपको बताना है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी तथा इसकी सहायक, सिंधु घाटी कह रहा हूँ, सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। अगर आपने 12th की हिस्ट्री की किताब पढ़ रखी अच्छे से, तो आपने वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, एक फिल्म भी आई थी ऋतिक रोशन की, तो ये भी आपने देखा होगा। तो उसमें आपने क्या पढ़ा था
कि भाई सिंधु नदी के किनारे जो है, यानी कि सिंधु घाटी के किनारे जो है कुछ नगर बसे थे, बसे थे। वो एक थी हड़प्पा जो है सभ्यता बसी थी, और मोहनजोदड़ो नगर जो है बसे थे। तो ये किस समय की बात हो रही है? 4700 वर्ष पूर्व पहले की बात हो रही थी। क्या ये चीज सही है? तो बिल्कुल ये चीज बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट तो हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड क्या बोलता है? बी, गंगा तथा इसकी सहायक नदी, यानी कि जो गंगा है और गंगा के साथ में जो सहायक नदियां हैं, नदियों के किनारे नगरों का जो विकास है लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ है, यानी कि 1500 वर्ष पूर्व हुआ है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये सही चीज है, गलत है? तो बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है भाई। गंगा का जो अस्तित्व है ना, वो आज ही से नहीं है, वो कई हजारों जो है मतलब वर्षों से जो है हमारा जो है गंगा का अस्तित्व है। यानी कि यहाँ पे 1500 वर्ष नहीं, 1200 से लेके 600 ईसा पूर्व में जो है हमारे को जो है गंगा का जो है अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। गंगा नदी का जो अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, और सबसे पुरानी नदी भी गंगा नदी ही मानी जाती है, और सबसे पवित्र नदी भी गंगा नदी ही मानी जाती है। तो ये कहना कि 1500, तो ये गलत जो है, क्योंकि 1200 से 600 ईसा पूर्व के करीब भी हमें जो है इसका जो है अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हो गया हमारी काशी हो गई, कौशाम्बी हो गई, ये सभी जो इसके उदाहरण हैं। तो समझ गए? यानी कि फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 1500 लिखा हुआ है। यानी कि ए सही है किंतु बी गलत है। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए? तो देख रहे हो भाई कि आपके जो आपने 12th पास किया होगा, अगर आपके पास हिस्ट्री वगैरह होगी तो उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी तो देखना ना, अल बिरूनी और इब्न बतूता जो 11वीं क्लास में जो छठा चैप्टर था यात्रियों के नजरिए से, मैं आपको एग्जैक्ट चैप्टर भी बता रहा हूँ। 11वीं क्लास का चैप्टर है, छठा चैप्टर, हिस्ट्री का छठा, शायद सेकंड बुक का पहला चैप्टर है, यानी कि छठा चैप्टर है यात्रियों के नजरिए से। उसमें जो अल बिरूनी और इब्न बतूता पहन के जूता चले जापान, तो वो वाला भी जो क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड गलत है। हाँ, इसको हिंदी में ही लिख दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तालाब। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको जो है जोहड़ के बारे में बताया। अब एक है घटसीसर तालाब। घटसीसर तालाब क्या है? जैसलमेर के राजा घटसीसर द्वारा बनवाया गया था। इन्होंने अपने ही नाम पे जो इस तालाब का जो है निर्माण करवाया था, और इसे लगभग 650 साल पहले जो है बनाया गया था। यह जो है 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। 9 तालाबों से मिल के जो है एक तालाब जो है घटसीसर तालाब जो है बना हुआ था। हालांकि अब ये उपयोग में नहीं है। कई इमारतों के निर्माण के कारण जो है झील के बीच में जो है 9 झीलों आपस में जो है अब जुड़ी नहीं है। समझ गए कंटेंट क्या है? जो घटसीसर तालाब है वो राजा घटसी द्वारा जो है बनवाया गया था, और ये कब बनवाया गया था? 650 साल पहले। और ये जो तालाब था 9 तालाबों से जुड़ के जो है ये तालाब बना हुआ था, लेकिन वर्तमान में उपयोग में नहीं है। और इससे संबंधित आपका जो है क्वेश्चन भी बन गया है। और ध्यान रखना, जो घटसीसर तालाब से जो जितना भी बनेगा ना, जो मैंने पीछे पॉइंट बताए उन्हीं पॉइंट से बनेगा। इस चीज को आप लिख लो। अब आपके डिपेंड आपके ऊपर करता है कि भाई आप इसको कैसे रट लेते हो, याद कर लेते हो, क्योंकि एक एक नंबर आपको जो है मैं करवा रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि भाई ये नंबर आपको देखना कि आपको आएगा ही आएगा पेपर में। 8वां क्वेश्चन हमारा, घटसीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यानी कि कौन सा एक कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। जैसलमेर के राजा घटसीसर ने इसे बनाया था, अभी मैंने पीछे बताया, बिल्कुल सही है। 650 साल पहले बनाया, बिल्कुल सही है। 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल सही है। यह तालाब आज भी प्रयोग में है। अभी मैंने पीछे ही बताया आपको कि आज प्रयोग में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई इमारतें के निर्माण के कारण जो झील के बीच में जो झीलें हैं ना, जो 9 तालाबों का, वो अस्तित्व में ही नहीं रहा। अब समझ गए? तो ये तालाब आज भी प्रयोग में, ये कहना गलत होगा। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा इन्होंने हमसे क्या है? सही नहीं है। मतलब कि गलत पूछा तो गलत ही इसका उत्तर होगा। इसका जो है इट इज इन यूज टिल टुडे, नॉट टिल टुडे, ये जो हमारा बिल्कुल बंद हो चुका है। 9वां क्वेश्चन है, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा का खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जा सकती है? यानी कि जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं, पानी की कितनी जो है खपत हो रही है, इस चीज का पता लगाने के लिए वो अपने पड़ोस में जो है क्या करते हैं? सर्वेक्षण करते हैं, यानी कि सर्वे वगैरह करते हैं कि भाई उनसे पूछते जाके। तो इस माध्यम से जो है बच्चे के कौन से कौशल जो है विकसित किए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। देखो भाई, प्रश्न पूछना, बिल्कुल बच्चा जाएगा प्रश्न पूछेगा,
उसके बाद प्रयोग करना, क्या बच्चा प्रयोग करेगा? अभी बच्चे में इतनी बुद्धि है कि वो किसी भी चीज को प्रयोग कर पाएगा। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, संवेदनशीलता पर्यावरण के प्रति की चलो ठीक है, लेकिन प्रयोग तो नहीं कर पाएगा ना भाई, एक्सपेरिमेंट तो अभी कैसे कर लेगा, वो छोटा बच्चा है। दूसरा है पूछताछ, पूछताछ करेगा, पूछताछ के बाद उसको कुछ एक कंक्लूजन मिलेगा, परिणाम निकालेगा और उसको फिर अभिव्यक्त करेगा। तो बिल्कुल यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हम कौन से कौशल विकसित कर सकते हैं बच्चे में, जो पूछताछ के कौशल, परिणाम उससे जो है कंक्लूजन निकालेगा कि भाई जो है अपने पड़ोसियों से पूछेगा कि आपके घर में क्या क्या आप यूज़ करते हो, तो वो बताएंगे कि बेटा हम ये यूज़ करते हैं, इतना पानी खपत करते हो, उससे कंक्लूजन निकालेगा और फिर क्लास में आकर उसको अभिव्यक्त करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, इन्फियरिंग और एक्सप्रेस करेगा। यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मधुमक्खी के बारे में। ये वाला टॉपिक तो इतना रिपीट हो गया ना, इतना रिपीट हो गया है कि अब तो मेरे मुंह पे रटा हुआ है ये टॉपिक। मतलब 3-4 सालों से बिल्कुल रिपीट हो रहा है और सेम पॉइंट्स, उन्हीं सेम पॉइंट्स को मैंने उठा ली हैं और यही आगे भी जो आपको 1-2 साल जो है रिपीट होते हुए दिखेंगे। पता है, आप सोचोगे कि एक चीज़ बताओ गुरुजी कि हमें ये रिपीट क्यों होते हैं? हमारे सीबीएसई में ना, एक अंदर की बात बता रहा हूँ, जो टीचर्स होते हैं ना काफ़ी आलसी होते हैं। उनको जो है ना वो बस थोड़ा सा, आप सभी को पता है जब सरकारी नौकरी हो जाती है ना बंदे को, तोड़ मरोड़ के काम करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि थोड़ी सी भी मेहनत करूं, पसीना बहाऊं, क्योंकि उन्होंने मेहनत पसीना ना रीजनिंग और मैथ जीके अपने स्ट्रगल टाइम में बहाए थे। अब वो सोचता है कि मुफ्त की रोटी जो है, मुफ्त की सैलरी तोड़ूं, तो इस चक्कर में क्या करता है, थोड़ा बहुत हेर फेर कर देता है और वही क्वेश्चन जो है चिपका देता है। इसी प्रकार से जो ये मधुमक्खी, ये बेचारी मधुमक्खी भी अब परेशान होगी कि हमारे बारे में इतना क्यों, हमसे ज्यादा तो ये इंसान जानने लगे हमारे बारे में। तो चलो भाई इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे मधुमक्खी के बारे में, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मधुमक्खी शहद के छत्तों में रहती है, नॉर्मल पॉइंट है, रहती है भाई, सबको मालूम है। हर छत्ते में जो एक रानी मक्खी रहती है जो कि प्रजनन का जो है काम करती है, जो अंडे देने का जो है काम करती है, ठीक है। जो मादा श्रमिक मक्खी होती है ना, जो मादा श्रमिक मक्खी होती है, नर नहीं होती, मादा होती है। इसमें भी मादा ही काम कर रही होती है, क्योंकि उनके नर तो थोड़े मतलब आवारे टाइप की जो है उनके नर होते हैं, तो वो इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन उनको भाई जो मादा पक्षी, क्योंकि माँ को तो अपने बच्चे से प्रेम होता ही है ना, तो बच्चों को पालने के लिए उनको तो काम करना ही होगा। और अगर उनका जो है पिताजी काम नहीं कर रहा है तो माँ को तो काम करना ही होगा। उसी प्रकार से जो है जो मादा श्रमिक मक्खी होती है, शहद के लिए जो है, रस की खोज के लिए जो है, लीची के फूलों के जो है चारों ओर चक्कर लगाती है और जो है रस लाके जो है क्या करती है, शहद बनाती है। छत्तों के लिए नर मधुमक्खियां महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये निकम्मे होते हैं, ये लगाए 2 पैक और टुल रहते हैं। मतलब बता रहा हूँ आपको, निकम्मों की पहचान, लगाए 2 पैक और इनको मुर्गा तितर मिल जाए और बस टुल रहते हैं। तो जो नर मधुमक्खियां हैं इनका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। इनमें रानी मधुमक्खी का ही और जो मादा श्रमिक मक्खी होती है इनका जो है रोल होता है। इससे संबंधित प्रश्न है, 10वां क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है और बताना है क्या सही है क्या गलत है। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती है, बिल्कुल सही है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये तो बिल्कुल सही है भाई, इसमें गलत क्या है? यानी कि इसके एक से ज्यादा उत्तर हैं। उसके बाद छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होते हैं जो छत्ते के लिए जो है श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं, यही तो इसका गलत है। ये जो नर मक्खी होते हैं ये तो निकम्मे होते हैं, जो मादा मक्खी होती है वो काम करते हैं ना, वो श्रमिक के रूप में काम करती है, नर तो नहीं काम करते, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद सी पॉइंट क्या बोलता है कि छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती है, ठीक है, जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चे को पालने का भी कार्य करती है। भाई मैंने आपको क्या बताया, जो मादा श्रमिक मक्खी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है रस को लाने का काम करती है, फूलों से, लीचियों के फूलों से जो है, वहां से जो है रस को लाने का वो श्रमिक मक्खी है, वो श्रम करती है पूरे दिन। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊं उससे अगर हल्का भी 19-20 हो जाए ना तो उसको तुरंत कट कर देना, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट आपको बताता हूं। उसके बाद डी ऑप्शन क्या है कि श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती, तो बिल्कुल ये तो सही है। मैंने पॉइंट्स आपको अभी नोट्स में भी बताए अभी मैंने, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है, यानी कि इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। क्या है? हनी बीज लिव इन beehives, every beehive has one queen bees that lays egg, जो कि अंडे देने का काम करती है, जो क्वीन मक्खी होती है, क्वीन मधुमक्खी होती है। ये तो गलती हो गया कि भाई जो मेल वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं, मेल तो निठल्ले कहीं घूम रहे होते हैं, वो तो काम नहीं करते हैं। इसका ये भी गलत है। और इसका जो है ये लीची फ्लावर से जो है क्या करते हैं, जो रस लाने का जो है कार्य करते हैं। तो इसका ए और डी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए। ये देखो, इस वाले क्वेश्चन को ना विद इन अ सेकंड के अंदर कर सकते हो। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर में इस क्वेश्चन को लेके
अपने गणित का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर ये लगाते हैं, फिर वो लगाते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूला है ही नहीं। ये अगर आप मेरे रेगुलर सभी पार्ट्स की वीडियोस देखे हो तो आपको ये वाले जो क्वेश्चन है जरूर टकराए होंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे ही ये क्वेश्चन टकराते हैं, कुछ नहीं करना आपको, 12 को 3 से गुना कर दो, बस सीधा आंसर आ गया आपका। तो ठीक है भाई, लेकिन मैं आपको जो है नुस्खा ही सिर्फ नहीं बता रहा। नुस्खा तो ये देखो भाई, किसी भी देखो, आप सभी को मालूम है पेपर में कम टाइम मिलता है और कम टाइम में ज्यादा आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये वाला क्वेश्चन आए तो ज्यादा फॉर्मूला वार्मूले मत लगाओ, सीधा इसको जो है इससे गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, वैसे हिंदी यहाँ पे जो है ये ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया, तो इसका 36 ग्राम जो है इसका सीधा आंसर है। 36 ग्राम इसका आंसर है, यानी कि तीसरा पॉइंट चौथे पे आ गया, चौथा पॉइंट तीसरे पे आ गया। ठीक है, 12 या 36 ग्राम। कैसे 36 ग्राम आए, चलो भाई बता देते हैं। सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला लगता है, द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है ना वो घनत्व इंटू आयतन होता है, यानी कि जो मास का जो फॉर्मूला होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। हमें घनत्व कितना दे रखा है, 12 ग्राम मिलीलीटर, और आयतन हमें कितना दे रखा है, 3 मिलीलीटर। इन दोनों को क्या करो कि आपस में गुना कर दो और ये आपका 36 ग्राम आंसर आ गया। समझ गए? चलो भाई, इस सब क्वेश्चन में विद इन 2 से 3 सेकंड से ज्यादा मत लिया करो और फटाफट निकल लिया करो। और एक ये पोचमपल्ली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आज का 2-3 सालों से हमें देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बताया कि मैंने क्वेश्चन ही वही लिए जो 2-3 सालों में बहुत ज्यादा रिपीटेड हुए हैं। तो ये जो 12वां क्वेश्चन है आपका, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जैसे कि पोचमपल्ली कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। निम्नलिखित में से कौन से भाग का है, यानी कि कौन से स्टेट का जो है ये विख्यात जिला है, ये आपको बताना है। पोचमपल्ली जो जहाँ पे जो है बहुत ही जो है मतलब सुंदर सुंदर साड़ियाँ बनाई जाती है, कारपेट वगैरह बनाए जाते हैं। तो कौन से जो है ये बताओ भाई, कौन से स्टेट का है ये? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तेलंगाना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अब जो प्रेजेंट में है वो तेलंगाना। इससे पहले किस में था ये, तो ये आपको जो है कमेंट करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये अब अपडेट हो गया पोचमपल्ली। लेकिन 2022 या 21 के उठा के देखोगे ना पेपर, तो उसमें आपको तेलंगाना ना दिख के कुछ और राज्य दिखेगा, तो वो आपको बताना है। चलो अब मैं जो है आपको कुछ प्रसिद्ध चीजें बता देता हूँ, पहले तमिलनाडु के, क्योंकि सारे ऑप्शन कराऊंगा ना मैं आपको। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। खाली तेलंगाना से पोचमपल्ली पूछ लिया, अगर तमिलनाडु से कुछ फेमस पूछ लिया तो क्या करोगे? तो हाथ मलते रह जाओगे। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए मैं हूँ आपके साथ। तमिलनाडु के लिए जो कुछ तमिलनाडु के जो है कुछ प्रसिद्ध चीजें हैं, जैसे कि वहाँ का जो भरतनाट्यम जो है नृत्य बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और कांचीपुरम की साड़ी जो कि रेशमी और सुंदर डिजाइन की साड़ी होती है। उसके बाद होता है मदुरै का मीनाक्षी मंदिर। उसके बाद सांभर, डोसा, इडली, वड़ा पाव। ये तमिलनाडु का जो बहुत ज्यादा जो है इडली और वड़ा पाव नहीं, वड़ा पाव तो मुंबई महाराष्ट्र का फेमस है। तो ये आपका जो है तमिलनाडु का। उसके बाद पोंगल पर्व जो है बहुत ज़्यादा फेमस है त्योहारों में। उसके बाद महाबलीपुरम की जो मूर्ति कला है वो जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, दिन में 2-4 बार रिवीजन करना है। कर्नाटक के प्रसिद्ध चीज़ें कौन कौन सी है, जैसे कि मैसूर की सिल्क साड़ी, उसके बाद मैसूर प्लेस, उसके बाद हम्पी का वहाँ पे मंदिर वगैरह भी ऐतिहासिक नगर है। उसके बाद है भद्रावती और चिकमंगलूर की काफी बहुत ज्यादा फेमस है। कुर्ग, भारत का जो स्कॉटलैंड भी इसको हम बोलते हैं। कर्नाटक की संगीत बहुत ज्यादा फेमस है। तो ठीक है, ये कर्नाटक से संबंधित फेमस चीजें हो गई। इनमें से पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं, इसकी संभावना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूछ लेगा, संभावना है भाई। महाराष्ट्र में नवरात्रि बहुत ज्यादा फेमस है, गणेश चतुर्थी। उसके बाद वर्णा साड़ी और पैठनी साड़ी बहुत ज्यादा वहाँ पे जो है फेमस है। मुंबई फिल्म नगरी, आप सभी को पता ही है फिल्म नगरी है। अजंता की एलोवेरा की जो गुफाएं हैं। पाव भाजी, वड़ा पाव, पूरन पोली, ये वहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन है। उसके बाद लानवी नृत्य और तमाशा, ये वहाँ के लोक नृत्य और नाटक है। तो ये जो है इनके फेमस है। समझ गए? पोचमपल्ली का तो मैंने आपको बता ही दिया, तेलंगाना। बाकी इन सब के बारे में भी डिटेल में नोट्स बनाते रहना भाई, नोट्स को मैं बार बार बोलता हूँ। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीति को सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है? तो ये तो आसान है, ये तो आप बता दोगे। बताओ भाई, कौन सा बाल रणनीति को जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है? कक्षा में चर्चा करना, प्रदर्शन करना, व्याख्यान करना, सर्वेक्षण करना। इसके इंग्लिश में भी देख लो, इंग्लिश में भी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। डिस्कशन करना, क्या हमें बच्चों से डिस्कशन करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, फर्स्ट तो सही है। डेमोन्स्ट्रेशन करना, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं भाई, डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों को समझ नहीं है, उसमें बच्चा जो है ना इनएक्टिव हो जाता है। यानी कि टीचर तो एक्टिव रहता है, जो टीचर है करवा रहा है, लेकिन बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो हमें डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कराना है भाई बच्चे के सामने। लेक्चर तो बिल्कुल नहीं देना, सर्वे करवा सकते हैं हम। जैसे अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था ना कि पानी के खपत के ऊपर जो है
बच्चों से हमने सर्वे करवाया था, सर्वेक्षण करवाया था, वो करवा सकते हैं, वो बेहतर है। उसमें बच्चा एक्टिवली एंगेज रहता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि बच्चा इनएक्टिव हो जाता है। आप खुद बताओ ना, जब आप साइंस लैब में जो है जाते थे तो वहाँ पे जो टीचर लिटमस पेपर से जो कुछ कुछ कर रहा होता है वो तो अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, लेकिन आपको कुछ समझ में आता था? कुछ नहीं समझ में आता था। उसी तरीके से आपको जो है डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कराना है। लेक्चर तो छोटे बच्चों को दे ही नहीं सकते। इसका जो है ए और डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद है 14 नंबर का क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। रेशम का जो कीड़ा है अपनी मादा को यानी कि अपनी फीमेल पार्टनर को गंध से कई किलोमीटर दूर से ही जो है पहचान लेता है। यानी कि जो असर्शन क्या बोलता है कि जो रेशम का जो कीड़ा होता है ना उसमें भी मेल फीमेल होते हैं। तो जो रेशम का कीड़ा होता है जो उसमें मेल होता है ना वो अपनी फीमेल पार्टनर को ना कई किलोमीटर दूर से ही जो है पहचान लेता है। क्या ये चीज़ सही है? तो बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल सही है। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं। फेरोमोन्स नाम का एक केमिकल होता है, गंध होता है, वो जो है छोड़ते हैं, जिससे गंध को जो है नर कीड़े जो होते हैं पहचान लेते हैं। मतलब ऐसे थोड़ी कि मतलब उनको आभास थोड़ी हो जाता है या दिल में जो है घंटियां थोड़ी बजने लगती है कि मेरी जो है महिला मित्र या मेरी महिला पार्टनर आ रही है, ऐसा तो नहीं होता है। तो किसी चीज़ से तो उनको पहचान होती होगी ना, तो वो फेरोमोन्स नाम का एक केमिकल रिलीज करते हैं। उससे जो है वो कई किलोमीटर दूर से ही जो इनके जो नर जो पार्टनर होते हैं वो इनको पहचान लेते हैं। समझ गए? तो दोनों ही बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या भी करता है। तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो है हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए इंग्लिश वालों? अब उसके बाद एक आता है महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा पौधे के बारे में। पौधे में भोजन का परिवहन किस प्रकार से होता है ये आपको जो है बताना है और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। एक्सप्लेन करने के बाद ये हो जाता है कि आपकी जो ज्ञान होती है ना वो काफी ज्यादा स्थायी हो जाती है। आप खुद बताओ, अभी तक जो बच्चे रुके हैं वीडियो में जेन्युइनली रुके हैं, जिनको पेपर पास करना है। हवाबाजी वाले बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इतनी देर वीडियो बना सकता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे तो आप भी पढ़ सकते हो। देखो भाई, पौधे में जल व भोजन का परिवहन किस तरीके से होता है? दो तरीके से होता है, एक जाइलम बोलते हैं, एक फ्लोएम बोलते हैं। सबसे पहले हम जाइलम, जाहिल नहीं होता, जाइलम होता है। जाइलम क्या होता है ये देख लेते हैं। ये पौधे में पानी और खनिज पहुंचाने का जो है काम करते हैं। जड़ से पत्तियों तक पानी को ले जाते हैं। यानी कि जो जाइलम होता है ना, जाइलम का काम है कि जो जड़ से कोई भी जो है पानी वगैरह है तो वो कैसे जाएगा भाई? जड़ से ही जाएगा ना पत्तियों तक। तो ये जो जाइलम होता है ना ये यही काम करता है कि जड़ से जो है ना पत्तियों तक पानी ले जाने का जो है काम करता है। यह जो है एक सिर्फ ऊपर ले जाने वाली पाइप जैसा होता है, यानी कि एक पाइप जैसा होता है जिसके माध्यम से जो ये ले जाता है। इसमें जो कोशिकाएं होती है वो मरी हुई कोशिकाएं, यानी कि डेड कोशिकाएं, डेड जो है इसमें जो है सेल होते हैं। जैसे कि पंखा ऊपर से नीचे की ओर हवा देता है, वैसे ही जाइलम जो है नीचे से ऊपर की ओर जो है क्या करता है? पानी पहुंचाता है। समझ गए? जाइलम का क्या काम है कि रूट से पानी उठाया और पत्तियों तक, क्योंकि पत्ती जो है किचन ऑफ द प्लांट है, और वहीं पे खाना पीना बनेगा। जब तक वहां पे खाना नहीं बनेगा तो फिर पूरे प्लांट में फिर एनर्जी कैसे मिलेगी? खाना तो नहीं हो पाएगा ना। अगर आपके किचन में आपकी मम्मी नहीं होगी तो खाना कैसे बनेगा? अगर आपके पापा, ऐसे समझ लो ना, आपके पापा एक जाइलम है और आपकी मम्मी ने कमांड दिया कि हमें जो है भाई दूध चाहिए, हमें आज खीर बनाना है, कुछ मीठे पकवान बनाने हैं, मालपुए बनाने हैं। तो आपके पापा भगे हुए गए भाई दुकान वाले के पास। अरे भैया, दुकान वाले भैया, आज मेरी अर्धांगिनी ने जो है हमें ये चीज़ लाने के लिए बोला है और मालपुए वगैरह बनाएगी, हमें कुछ सामान दे दो। तो वो रूट के पास गया, दुकान वाला रूट है, वहां से सामान लिया और आके किचन में दे दिया अपनी अर्धांगिनी को। समझ गए? चलो भाई, फ्लोएम हम बच्चों को मान लेते हैं, यानी कि आप सभी बच्चे हो, आप फ्लोएम हो। खाना बन गया, ठीक है। खाना बनने के बाद अब क्या करोगे? अब पूरे प्लांट में, पूरी फैमिली में पहुंचाने का काम कौन करता है? बच्चे ही करते हैं ना। ये पौधे में भोजन को जो है शुगर व ग्लूकोज के रूप में पहुंचाने का जो है काम करते हैं। पत्तियों से पौधे के सभी हिस्सों में जो है खाना पहुंचाते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो पिताजी को भी भोजन देते हैं कि पिताजी जो आपने मेहनत की है उसका फल तो आपको मिलेगा, लो मालपुए खाओ। अपने छोटे भाइयों को देती है, भाई अपनी बहनों को देते हैं। मैं यहाँ पे जेंडर को, उसको जेंडर न्यूट्रल बातें कर रहा हूँ। लड़की काम कर रही है, लड़का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम फ्लोएम बोलते हैं। ये एक दोनों तरफ से जो है ले जाने वाली पाइप होती है। इसमें कोशिकाएं जो है जिंदा होती है, भाई जिंदा होती है कोशिकाएं। ये सब नहीं पूछेगा, जिंदा कोशिकाएं, मरी हुई कोशिकाएं, ये नहीं पूछेगा। लेकिन मेरा काम है आपको बताना। थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर आपको होगी, बेसिक चीजें, तो आप कल को जाके पढ़ाओगे ना ईवीएस, क्योंकि ईवीएस तो आपको पढ़ाना ही है, तो वहाँ आपको ये सारी चीजें काम आएगी। जैसे हमारा रसोई में खाना बनाना पकाती है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया सारी चीजें,
ठीक है, समझ गए। इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जाइलम जल और खनिजों की जड़ों से जो है पौधे के बाकी हिस्से में पहुंचाता है। जो जाइलम होता है वो जल को क्या करता है, जल और खनिज की जड़ों से जो है पौधे के बाकी हिस्सों में पहुंचाती है। क्या ये सही है या गलत है? उसके बाद जो फ्लोएम है भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो बताओ भाई सही है कि गलत है? तो भाई इसका जो है दोनों आंसर सही है। अभी तो मैंने पीछे बताया कि जो जाइलम होता है वो आपके पापा भगते हुए दुकान गए, वहां से सामान लाए, किचन में मम्मी को दे दिया, मम्मी ने खाना बनाया, बच्चों को बुलाया, लड़के को भी बुलाया, लड़की को भी बुलाया, चलो भैया आजा, दोनों खाना परोसने का काम करो। तो बच्चे जो है फ्लोएम का काम कर रहे हैं, समझ गए। चलो भाई इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। आज की वीडियो में इतना ही। जो भी नोट्स वगैरह चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। स्टडी क्लास से हमारा टेलीग्राम चैनल है। जय हिंद, जय भारत।